हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्यूशन। देखो ये 2022 का यूनिवर्सिटी का दिसंबर का सॉल्यूशन है, ठीक है। और देखो आपको पेपर सॉल्यूशन करने चाहिए, और मैं आपको यही बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पेपर सॉल्यूशन अगर करके नहीं जाते हैं तो वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो पहली बात, अगर आप चैप्टर के बुक्स के क्वेश्चन एक दो कम करोगे, या तो मैं तो बोलूँ 10 क्वेश्चन कम करो चलेगा, लेकिन पहले मैं जितने पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उसको सारे के सारे अच्छे से देख, लेटेस्ट वाले खास देख लो, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसरिंग करना है, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको बोला गया फर्म एक्स एंड वाई हैज रिस्क 10,000 इक्विटी शेयर फॉर ₹10 और 25% प्रीमियम फ्रॉम द परचेसिंग कंपनी। मतलब देखो, ये दो बेचारे पार्टनर हैं, ठीक है। और ये दोनों पार्टनर का नाम है, एक ए है दूसरे बी है। देखो ये सब चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, ताकि आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, आपके माइंड में एक फिट बैठ जाए। एग्जाम के अंदर ये सब मत करना, ठीक है, मेहरबानी करके। ये लोगों ने अपनी पार्टनरशिप फर्म जो है ना, वो किसी कंपनी को दे दिया। अब कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपनी, ठीक है। इसने अपनी पार्टनरशिप फर्म को इनको बेच दिया, तो कंपनी ने इनको क्या दिया? पैसे। बोले कि नहीं, हम तो इक्विटी शेयर देंगे। तो कंपनी ने इनको 10,000 शेयर दे दिए, ठीक है। ये दो पार्टनर को 10,000 शेयर मिल गए। तो यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन जो है कंपनी को जो मिला, परचेस कंसीडरेशन, वो 10,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का। लेकिन आपको पता है ना, ये 25% प्रीमियम पे मिला, तो यहाँ पर 25% हम ऐड कर देंगे, तो बस सीधी बात है, अपने को हमारा परचेस कंसिडरेशन मिल जाए, ठीक है। मतलब इन्होंने कितना रुपए दे के अपनी कंपनी को, मतलब देखो यहाँ पर मैं लिख 1,25,000। एकदम सिंपल है ये। देखो यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने जब इनको पैसा देना था तो इतना देना है। अभी देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर बात ये है कि आउट ऑफ 2/5 शेयर वेर सोल्ड आउट 10% डिस्काउंट, ओके। मतलब इन्होंने क्या किया, इसमें से कुछ 2/5 शेयर बेच डाला, ठीक है। और बाकी बचे शेयर, कितने बचेंगे बाकी? तो बाकी देखो, 2/5 तो बेच डाला, तो बचे कितने? 3/5 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जब 2/5 बेच देंगे तो 3/5 बचेंगे। तो बाकी के जो शेयर है वो उन्होंने 10% डिस्काउंट पे मतलब बेचा है, तो कितना बेचा? 2/5 बेचा। तो मैं यहाँ पर करूंगा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। अच्छा, कितने शेयर बेचे? तो बोले सर 10,000 शेयर मिले थे ना, उसका 2/5 शेयर बेचा। तो सर 10,000 का 2/5 करता हूं तो मुझे मिलता है 4,000, ओके। और जो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर जो है वो कितने रहेंगे? तो देखो 10,000 शेयर में से अगर आप 4,000 शेयर बेच देते हो तो बचे 6,000 से, ठीक है, बचे 6,000 से। तो आपको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप सीधा इसकी वैल्यू जो है ना, कितना है, 1,25,000, उसका 2/5 करोगे ना तो भी चलेगा, उसका 2/5 करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको जो शेयर मिले थे ना वो इस वैल्यू पे मिले थे। ये मैंने नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए। अगर आप नंबर ऑफ शेयर निकालो तो भी चलेगा, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकालो तो भी चलेगा। फिर आपको उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा कि वैल्यू आपको जो रिसीव हुई थी वो कितनी थी। तो बोले सर 4,000 शेयर था, 10 रुपए का एक था, और 25% प्रीमियम पे मिला। मतलब 4,000 इंटू 10 और 25% प्रीमियम करोगे तो मतलब हो जाता है, देखो, 50,000, ठीक है। या तो आप इस वैल्यू का भी डायरेक्ट कर लोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया काम कंप्लीट। ये मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। चलो, अभी आपने इसको बेचा, सोल्ड आउट किया, तो ये 4,000 शेयर आपने बेचा, 10 रुपए पे बेचा। बोले कि सर नहीं,
10 रुपए का तो शेयर था, उन्होंने बोला 10% डिस्काउंट पे बेचा, 10% डिस्काउंट पे बेचा, तो यार नुकसान पे बेचा, तो ये 10% डिस्काउंट पे बेचा, तो मुझे बताओ 40,000 के शेयर 10% डिस्काउंट पे बेचे तो 36,000 पे बेचे, मतलब यहाँ पर इस आदमी ने नुकसान कितना, बताओ कितना नुकसान किया। तो ये उन्होंने नुकसान किया है 14, मतलब जो शेयर मिले थे उसको सस्ते में बेचा, तो ये लॉस हुआ। और इधर अगर देखें तो ये जो शेयर थे वो तो 10 रुपए के थे, तब इसकी वैल्यू अगर देखें तो 6,000 इंटू 10, और ये 25% प्रीमियम पे मिले थे ना अपने को, तो है ना 25% प्रीमियम पे मिले, ये आ जाएगा 75,000। ये 75,000 के शेयर जो है वो दोनों पार्टनर बांट देंगे। देखो यहाँ पर बोला है वे डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग शेयर। आपको जर्नल एंट्री करनी है फॉर द शेयर सोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो शेयर हमने बेच दिए उसकी जर्नल। अच्छा, तो अभी जर्नल एंट्री करते हैं। देखो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, तो देखो पहले तो आपने शेयर बेचा, शेयर बेचने से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। कितना पैसा मिला सर, 36, ठीक है 36,000 में। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है 36,000। उसके बाद आपको 14,000 का नुकसान भी हो रहा है, देखो साथ में, और नुकसान हम ले जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो इसके लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपने लॉन्ग क्वेश्चन किए होंगे तो मैंने आपको इस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाया, और अगर नहीं देखा है तो आगे वाले जितने भी आपके पेपर करवाऊंगा उसके अंदर ये टॉपिक कवर हो जाएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगर शेयर बेचने से अगर आपको नुकसान होता है तो इस तरीके से रिकॉर्ड। और ये जो शेयर आपको जब मिलता है तो कौन से अकाउंट में डेबिट होता है, तो जिस अकाउंट में डेबिट होगा ना उस अकाउंट को अभी हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अभी हम शेयर बेच रहे हैं। जब शेयर मिला था तब डेबिट किया था, बिकॉज व्हाट कम्स इन डेबिट, तो शेयर मिला था तो कौन से अकाउंट में हमने डेबिट किया होगा उसी अकाउंट में जाके इसको अभी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम शेयर बेच रहे हैं, ठीक है। तो नाम क्या आएगा यहाँ पर, शेयर इन परचेसिंग कंपनी। देखो कंपनी का नाम लिखा होता है ना तो नाम लिख देते, लेकिन कंपनी का नाम नहीं लिखा है इन्होंने, तो ठीक है हम शेयर इन परचेसिंग कंपनी, अगर शेयर इन XYZ लिमिटेड भी चल सकता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी का नाम अगर उन्होंने लिखा होता तो हम भी ले लेते ना। अच्छा, फिर दूसरा जो होता है ना वो ये होता है, ये जो होता है वो दोनों पार्टनर के बीच में 1:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर, बिकॉज पार्टनर का लगभग रेशियो नहीं दिया, नहीं दिया है बिल्कुल, तो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 75,000 दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ए की कैपिटल अकाउंट जाएगा तो एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, 37,500 और 30,500 और 2, बस वही चीज जो यहाँ पर आपने किया ना, वही चीज यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर इन परचेसिंग कंपनी, कितना आ जाएगा 75,000, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो पेटी कैश अकाउंट बना देना है, ओके। अब पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर देखो क्या बोला, हेड ऑफिस सेंट पेटी कैश 9090 टू इट्स ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंड एट द बिगिनिंग एंड एट, देखो स्टार्टिंग में और क्लोजिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में और क्लोजिंग में आपके पास पेटी कैश कितना था वो दे रखा, ठीक है। तो आपको क्या पूछा, पेटी कैश का एक्सपेंस मतलब अकाउंट बना दो, क्योंकि देखो कुछ बोला नहीं है तो शायद हो सकता है कि पेटी कैश का अकाउंट बना दो, ठीक है। चलिए बना देते, देखो पेटी कैश में यहाँ पर हो जाता है बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, और इधर आ जाएगा बाई बैलेंस कैरीड, कितना बैलेंस है। देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, इधर देखो ध्यान से पढ़ो, ये बिगनिंग और क्लोजिंग, तो ये बिगनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, कितना आ जाएगा 3398 और 4490, ठीक है। और जो भी कैश सेंड किया था
मतलब जो भी कैश यहाँ पर सेंड हुआ है, देखो 9090, ये कैश सेंड, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना गुड सेंड किया, तो मतलब कितना कैश सेंड किया था वो आपको दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, ये पैसा कहाँ से आएगा, हेड ऑफिस से। क्या आ जाएगा, हेड ऑफिस अकाउंट से आएगा, और इसको टोटल करिए। चलिए, तो डिफरेंस क्या आ रहा है वो पता लगा दो, और जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश एक्सपेंस। और या तो उसको बोलते हैं सैलरी एक्सपेंस। 3398 और 9090, मतलब 12488, 12488 माइनस, ये माइनस करें 799। अच्छा, अगर कल के उठ के क्वेश्चन में इसका जर्नल एंट्री बोला तो बोले कि जर्नल एंट्री बता दो, मतलब बोले कि आपको इसकी जर्नल एंट्री बता दो, तो क्या करोगे। पूछा नहीं है, लेकिन मैं तो देखो एडवांस में बता देता हूँ, क्योंकि जब पूछते हैं ना फिर स्टूडेंट्स को अगर नहीं करवाया तो बोलते हैं सर आपने ये नहीं करवाया, तो बता देते हैं। चलिए, तो देखो 7998 ये आपने पेमेंट किया होगा, मतलब ये आपका खर्चा है, ये आपका खर्चा कहाँ जाता है, P&L अकाउंट। तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। और टू क्या लिखेंगे, पेटी कैश एक्सपेंसेस। हो गया कंप्लीट। ये P&L में आपको ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री हो गई। ये पूछते हैं एग्जाम में कभी कभी के एग्जाम में कि इसका P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री बताओ, तो ये आपको करना है। ठीक है, चलिए, तो अभी आगे बढ़े। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया, अभी थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला, इट इज डिसाइडेड टू कन्वर्ट द फर्म इनटू एबीसी कंपनी लिमिटेड, ओके, एंड टेकन ओवर द एसेट, ओके, और लायबिलिटी। ठीक है, तो एसेट 15 लाख की है, लायबिलिटी 6 लाख की है, एंड कंपनी गिव्स 12% डिबेंचर रुपीज 2 lakhs, ओके, एंड 1,50,000 एज अ कैश, एंड रिमेनिंग अमाउंट इन इक्विटी शेयर, ओके। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग अमाउंट इक्विटी शेयर ₹10 एंड 10% फॉर द परचेज प्राइस। कैलकुलेट द परचेज प्राइस। देखो सबसे पहले आपको निकालना है नेट, ठीक है, और नेट एसेट में क्या आती है, टोटल एसेट। अब टोटल एसेट कितनी है, 15 लाख, माइनस टोटल लायबिलिटी। कितनी टोटल लायबिलिटीज है, 6 लाख, माइनस करें तो कितना आ जाता है, 9 लाख। मतलब आपका जो नेट एसेट है वो कितना होगा, 9 लाख। तो अगर मुझे निकालना है परचेस कंसीडरेशन, तो कैसे निकालूंगा। क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी ने थोड़ा बहुत पैसा कैश में दिया था, लेकिन ये थोड़ा बहुत का मतलब कितना बोले सर, 1,50,000 कैश, ठीक है, और फिर 2 लाख जितना है डिबेंचर में दिया, तो 12% डिबेंचर जो है वो 2 लाख का दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट 10% प्रीमियम पे दे रखा है, तो यहां पर बोला 9 लाख, कि 9 लाख का आपका नेट एसेट है, तो 9 लाख रुपए देने, तो बाकी का इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। और ये कितना, तो 9 लाख में से 1,50,000 और 2 लाख, मतलब माइनस करें तो यहाँ पर 5,50,000 आ रहा है। अच्छा, कल के उड़ के क्वेश्चन में बोले कि इन्होंने कितने कितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने दिए, मतलब नंबर ऑफ शेयर बताओ कंपनी ने कितने शेयर दिए। तो देखो, कंपनी के पास एक इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है ना वो 10 रुपये है, उसको वो लोग प्रीमियम पे दे रहे हैं इनको। प्रीमियम कितना परसेंट ले रहे, 10%। देखो यहाँ पर, तो ये 1 रुपये प्रीमियम हो गया ना, 10 रुपये का 10% मतलब 1 रुपये हो गया, मतलब 11 रुपये का शेयर ये लोग दे रहे हैं, 11 रुपये। तो अगर कल के उठ के क्वेश्चन में पूछे कि इसमें कितने शेयर दिए, तो अगर बोले तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 5,50,000 से शेयर दिए, लेकिन वो 11 रुपए की वैल्यू का एक शेयर था।
अब जब 5,50,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर कितने, मतलब कितने शेयर होंगे, 50,000। मतलब कंपनी ने इनको 50,000 शेयर दिए थे और एक शेयर का वैल्यू 11 के हिसाब। बस यही पूछा था आपको, परचेस प्राइस कैलकुलेट करके बता दो, बता दिया। ठीक है, चलो इसकी जर्नल एंट्री पूछी नहीं है, मैं मेरे तरफ से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जर्नल एंट्री। अब बताओ जर्नल एंट्री क्या होती है। देखो अगर परचेस कंसिडरेशन जब रिसीव्ड होता है आपको, तो ये कौन सी कंपनी से रिसीव्ड होता है, तो बोले सर एबीसी लिमिटेड को रिसीव्ड हो रहा है, एबीसी लिमिटेड से रिसीव्ड। तो ये जब पैसे मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ए बी सी लिमिटेड अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट 9,00,000 रुपए, और ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाए, रियलाइज। और ये जो भी आपको मिला उसका भी एंट्री होता है। अच्छा, इसका आपको पता है ना, इसका नैरेशन लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है, नैरेशन मत भूलना। ठीक है, अभी देखो वैसे तो बड़े हो गए तो नैरेशन लिखना तो आना ही चाहिए। बिंग परचेस कंसीडरेशन रिसीव्ड। ओके, और यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन में जो आपको मिला है कि उसमें क्या क्या मिला, तो कैश मिला, लेटर डिबेंचर मिला, इक्विटी शेयर मिले, तो उसको क्या करना है, तो देखो कैश अकाउंट को कैश अकाउंट में डेबिट कर लो 1,50,000, फिर 12% डिबेंचर को 12% डिबेंचर अकाउंट में डेबिट कर लो, कितना, 2,00,000। और यहाँ पर शेयर जो मिले उसको शेयर इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट में क्या कर लो, डेबिट, 5,50,000। और टू एबीसी लिमिटेड क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9,00,000। ओके, और इधर लिखेंगे बिंग परचेस कंसीडरेशन रिसीव्ड इन कैश वेंचर एंड शेयर। देखो पूछा नहीं है मैंने, आपको एक्स्ट्रा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखो हो सकता है कि कल के उठ के एग्जाम में पूछे, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर कई बार स्टूडेंट फिर मैसेज करते हैं, बोले सर आपने ये नहीं करवाया था, एग्जाम में आ गया, तो ठीक है मैंने करवा दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कोई खराब तो है नहीं। चलिए, अब यहाँ पर बोला गया है कि वापी ब्रांच जो है ना, उसने 50,000 हेड ऑफिस को सेंड किए इस तारीख को। मतलब समझो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक वापी की ब्रांच। ओके, और इधर एक सूरत बना देता हूँ और सूरत की हेड ऑफिस बना। ओके, अब यहां से लेके यहां तक अगर गुड्स अगर आप भेजते हो, तो गुड्स अगर आपने डिस्पैच कौन सी तारीख को किया, 31/3/2022 को, लेकिन यहाँ पर गुड्स नहीं है शायद, तो पैसा भेजा है, मतलब वापी ब्रांच ने उसको सूरत ब्रांच को पैसा भेजा। लेकिन देखो यहाँ पर लिखा है वो पैसा जो है ना वो 3 तारीख को उसको मिल रहा है, मतलब इसको जो मिल रहा है वो 3 तारीख को मिल रहा है। और अपने को पता है अपना मार्च एंडिंग होता है, क्लोजिंग जब होता है अपना ईयर, मतलब जो अकाउंटिंग जब क्लोज करते हैं वो 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च 2022 के दिन ये जो कैश था वो इधर सूरत वाली ब्रांच पे पहुंचा नहीं था ना, नहीं पहुंचा था, तो इसको बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट। ठीक है, ये यहाँ पर पहुंचा नहीं है, सूरत ब्रांच पे ये नहीं पहुंचा, तो ये कैश इन ट्रांजिट की एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। देखो किसने कैश किसने सेंड किया था, तो सर वापी वाली ब्रांच ने कैश सेंड किया था, तो जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में होगी, वापी वाली ब्रांच की बुक्स में ही होगी। तो वापी ब्रांच जो है वो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो देखो जब भी अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा ना,
उस तारीख पे जो वापी वाली ब्रांच, अच्छा मैं आपको ये पहले से बता देता हूँ, एक सेकंड मैं पहले से बता, जब वापी वाली ब्रांच ने 29/3/2022 को जब कैश सेंड किया था, ठीक है, सूरत को, तब क्या एंट्री पास किया, तो पैसा जाए, ठीक है, मतलब व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो जाता है वो हम क्रेडिट कर ले, तो यहाँ पर कैश तो आपका गया, लेकिन ये किसको दिया था, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, कितना कैश दिया था, बोले सर लगभग हमने 50,000 सेंड, 50,000 से, लेकिन क्या हुआ पता है, ये तारीख आते आते यहां तक पहुंचा नहीं है, पहुंचा लेट है, देखो सूरत वाली ब्रांच पे लेट पहुंचा, तो वापी वाली ब्रांच क्या करेगी, जब 31/3/2022 के दिन ये एंट्री का एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगी, और उस एडजस्टमेंट एंट्री में होगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, कितना, 50,000, ये वापी वाली ब्रांच की बुक्स में होगी, इनकी बुक में होगी, लेकिन क्या सूरत वाली ब्रांच कोई एंट्री करेगी, बोले कि सर नहीं, ठीक है, तो यहां पर सूरत हेड ऑफिस, तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बिकॉज हेड ऑफिस को तो पैसा पहुंचा ही नहीं ना, हेड ऑफिस को तो जब पैसा मिलेगा ना ये 3 तारीख को, ठीक है, तब वो एंट्री करेगा, हम अभी उस तारीख को पहुंचे नहीं है, हमें तो यहाँ पर 31 मार्च को अभी जो कैश भेजा था वो अभी रास्ते में, डन, एकदम क्लियर। चलिए अभी देखो, ये तो आपको बहुत बार मतलब 12th स्टैंडर्ड में भी आपने करके आए, आपको बोला गया है कि जो कंपनी एक्ट का शेड्यूल 3 है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका पर्टिकुलर हेडिंग, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, ये सब बता, चलिए बता देंगे। पहला टॉपिक है, बोले स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, दूसरा टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन रिजर्व प्रीमियम, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार करके जाना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है, आजकल जो लेटेस्ट जो नए वाले क्वेश्चन आने लग गए ना उसमें ये पूछते हैं, डिपॉजिट, और फोर्थ है HDFC लोन। देखो सबसे पहले आपको मेन हेडिंग लिखना, मेन, फिर सब हेडिंग। चलिए मुझे बताइए मेन हेडिंग क्या है, अब बताइए मेन हेडिंग क्या है, देखो स्टाफ प्रोविडेंट फंड आपको पता है कहाँ जाता है, ये प्रोविडेंट फंड जो होता है ना वो लायबिलिटी होती है, तो इतना तो पता है लायबिलिटी में, अब लायबिलिटी में दो लायबिलिटी होती है, करंट और नॉन करंट, तो आपको यहाँ पर नॉन करंट में पहले लिखना है, नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर भी बहुत सारे हेडिंग है, तो ये आ जाएगा लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, स्टाफ ग्रेजुएटी फंड, ये सब, ये भी आपका नॉन करंट लायबिलिटी ही होता है, ओके, और ये जो होता है ना, ये जो आपका नॉन करंट लायबिलिटी होता है, तो देखो इसको आप नॉन करंट लायबिलिटी में लिखोगे, और ये आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिर टेलीफोन डिपॉजिट, ये तो एक हमने पैसे डिपॉजिट किए, एक तरीके से अपनी एसेट है, लेकिन कौन सी एसेट है, तो बोले सर नॉन करंट एसेट, देखो ये सब मैंने आपको मेरे कोर्स में बताया हुआ है, उसको जाके आप एक बार अच्छे से याद कर लो, ठीक है, और ये आ जाएगा इसका लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस,
ओके, और ये आ जाएगा यहाँ पर जो HDFC लोन है वो एक लायबिलिटी होती है, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज है। और नॉन करेंट लायबिलिटीज के साथ साथ अगर आप उसका सब हेडिंग देखो तो क्या आना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया काम खत्म। उसके बाद आपको पूछा है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच इट्स इनवॉइस प्राइस इज 75,000 एंड हेड ऑफिस हैज सप्लाई द गुड्स आफ्टर एडिंग 33 and 1/3% प्रॉफिट to the cost. Okay, and so what accounting entry will be passed in the books of the head office and to record the closing stock of branch? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। एक हेड ऑफिस है, ठीक है, और एक है यहाँ पर ब्रांच। जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजती है तो क्या करती है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है ना, उसमें कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड करते हो। देखो कॉस्ट प्राइस में कितना प्रॉफिट ऐड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे देखो बोला है प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस। टू द कॉस्ट प्राइस का मतलब समझ में आ रहा है, आप जो प्रॉफिट ऐड करते हो वो कॉस्ट प्राइस पे ऐड करते हो। मतलब आपकी जो कॉस्ट प्राइस होगी उसका 33.333333 ऐसे हो जाए। ये जो 33 होता है ना, ये जो 33 और 1/3 ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या समझने का आपको, 33.3333333333 है। ठीक है, लेकिन हम पूरा लिखते नहीं है, लेकिन समझता होता है तब पूरा ही समझना होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ लिखने के खातिर दिखाने के लिए इतना दिखाते। तो यहाँ पर इसको जब बेच मतलब देंगे तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। मतलब ये जो है ना वो इनवॉइस प्राइस है, देखो आपको मिला। मतलब ये 75,000 जो है ना उसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूड है। समझ में आ रही है बात को, प्रॉफिट इंक्लूड है मतलब वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सपोज कर ले, सपोज कॉस्ट इज 100 और कॉस्ट अगर 100 सपोज कर लिया तो आपका प्रॉफिट कितना होता है 33.33। तो आप इसको ऐड करोगे तो एक 33.333333 हो, और ये चीज ऐड करने से आपको मिल जाएगी इनवॉइस प्राइस। अब एक बात मेरी समझना, अब मेरी बात समझ, यहाँ पर 133 की .33 की जो इनवॉइस प्राइस है ना वो आपको 75,000 दे रखी है। मतलब इसकी वैल्यू जो है ना वो आपको 75,000 दे रखी। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो इसको जब यूज करो ना, जब भी आप अपने कैलकुलेटर पे आप यूज करोगे, जैसे 75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 133.33333333 पूरा भर दो कैलकुलेटर। ठीक है, 133.33 और फिर जाके इक्वल टू करो तो आपको एक एक्यूरेट अच्छे से वैल्यू मिलेगी ₹56,002। मतलब कहना ये चाहता हूं मैं कि ये 100 का जो वैल्यू होगा वो 56,250 और इसको अगर आप डिफरेंस निकालते हो, ठीक है, अगर इसका 5650 माइनस करो 75,000 तो आपको मिलेगा 18750। और या तो देखो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, मैंने आपको बताया था जब भी अगर क्वेश्चन के अंदर, जब भी अगर क्वेश्चन के अंदर 30 कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट दे रखा, मतलब आपको जो प्रॉफिट दे रखा है ना वो इसके ऊपर कितना परसेंट दे रखा है 33.333333। तो कभी भी जब 33.3333% दे रखे तो मैंने बोला था आपको एक इजी होने के लिए आपको 1/3 कर ले, इजी हो जाएगा, सबसे इजी। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास जो प्रॉफिट का परसेंटेज है ना वो कॉस्ट के ऊपर है, मतलब ऑन कॉस्ट के ऊपर 33.3333% है। तो आपको इनवॉइस प्राइस का अगर सेम परसेंटेज कंसीडर करना है तो इनवॉइस प्राइस पे कितना परसेंट होता है वो पता है,
मैंने आपको बताया था 25% होता है, 25% इनवॉइस प्राइस का, मतलब इसका 25% करो। मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर अगर आपको इतना परसेंट दिया हो तो वो इनवॉइस के ऊपर इतना परसेंट होता है 25। ये दोनों एक जैसा ही आंसर करता है। मतलब अगर आपके पास कॉस्ट है तो कॉस्ट का 25% करो, या तो इनवॉइस का, मतलब सॉरी, कॉस्ट का 33.33% करो, या इनवॉइस का 25% करो, दोनों का आंसर एक जैसे प्रॉफिट पे ही आता है। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई अपनी कैलकुलेशन। हमें तो जर्नल एंट्री पूछी है ना। पहली जर्नल एंट्री, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर एंट्री होता है? सर, जो ब्रांच अकाउंट होता है ना उसका क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट, तो एसेट तो हो जाता है डेबिट 75,000, और ये ब्रांच के अकाउंट में कितना 75 से रिकॉर्ड होगा। लेकिन आपको पता है जब आप इनवॉइस प्राइस पे गुड सेंड करते हो तो जो भी आपने प्रॉफिट ऐड किया होता है उसको आप ब्रांच के डेबिट साइड, मतलब जहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो उसके सामने के साइड एंट्री करते हो, तो यहां पर आ जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट 18,750 टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ओके, डन, ये हो गया काम। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है कि इसको लिक्विडिटी के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो क्या बोला है? लिक्विडिटी के ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ये पूछा। अब ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है? देखो मेरी बात ध्यान से समझना। कोई जो चीज ऐसी होती है जो बैलेंस शीट के अंदर जब आप दिखाते हो तो सबसे लास्ट में होता है, मतलब बैलेंस शीट तो बनाइए। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले सारे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज ईच एंड एवरी शॉर्ट क्वेश्चन कनेक्टेड विथ लॉन्ग क्वेश्चन एंड लॉजिक ऑल्सो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कवर होता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है आप कर पाओगे। अगर यहाँ पर देखें तो आपको बोला गया ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, मतलब आप बैलेंस शीट के अंदर सबसे लास्ट में किसको देखते हो? वो सबसे ज्यादा लिक्विड चीज है। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो जाता है? जो बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा नीचे होता है वो लिक्विड ज्यादा होता है। तो देखो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा लिक्विड होता है कैश, तो आप लिखो कैश बैलेंस, ठीक है। सबसे मतलब बैलेंस शीट में सबसे नीचे होता है कैश बैलेंस, तो उसको पहले लिखो। फिर कैश बैलेंस के थोड़ा सा ऊपर आओगे तो लिक्विड में बैंक जो होता है वो एक उससे बैंक बैलेंस, ठीक है। फिर आप थोड़ा बैलेंस शीट को ध्यान में रखो और बैलेंस शीट से थोड़ा और ऊपर आओ, ठीक है। आप एसेट साइड पे थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आते जाओ, आपको हर चीज का रियलाइज होता जाएगा। तो आपको पता है डेट एस हो जाए, यहाँ पर आ जाएगा डेट, ठीक है। अच्छा, डेटर्स से पहले आपको बिल रिसीवेबल लिखना चाहिए, सॉरी, डेटर्स के पहले आपको क्या लिखना चाहिए? बिल रिसीव, बिल्स रिसीवेबल, और फिर उसके बाद फोर्थ नंबर के ऊपर आ जाएगा डेट, ठीक है, देवादार जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर थोड़ा सा और लिक्विड अगर बात करते हैं तो लिक्विड में अभी क्या आ सकता है? एक तो क्लोजिंग स्टॉक। देखो ये लिक्विड का मतलब क्या हो जाता है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब कोई, अगर आपको कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये सब चीज आपको कितनी ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। मतलब आपको बिजनेस में अचानक से कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपको कौन सी चीज ज्यादा हेल्प करेगी? तो बोले सर कैश, बैंक, फिर बिल रिसीवेबल, फिर डेटर्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे भी सोचोगे तो हो जाएगा। फिर अगर आप क्लोजिंग स्टॉक से अगर आगे बढ़ो तो आपको इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया होगा, इन्वेस्टमेंट, और फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ऊपर आओगे तो मशीनरी, और फिर उसके ऊपर थोड़ा ऊपर आओगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है।
या तो देखो मैं आपको बताऊं, जब बैलेंस शीट आप बनाते हो ना, तो बैलेंस शीट के हिसाब से क्या करो पता है, बैलेंस शीट के हिसाब से जो टॉप पे आता है ना वो लास्ट में होता है। फिर धीरे धीरे बैलेंस शीट में जो जो आप लिखते जाते हो ना एसेट साइड, उसके हिसाब से आप उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो भी आपको अपना आंसर मिल जाएगा। समझे बात को? अब ये देखो, ये तीन थियरी आपको पढ़नी है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये तीनों थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।